बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के ऊपर है। ये हमारा आज का हमारा लास्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को देख लिया है। अब हमारा ये लास्ट वन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारा है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इसेंशियल है फॉर लाइफ के लिए। न्यूक्लियोटाइड एक स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को अगर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है। न्यूक्लिक एसिड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स। सिंगल, मोनो मीन एक, सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनके बहुत ज्यादा सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी हम इनको कहते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे पास, जो कि हमने पढ़ा कि ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। तो हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 सब्सटेंस से मिलकर कंपोज हुए होते हैं, 3 सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेसिस हमारे पास है वो कौन कौन सी है। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, जो कि हमारे डीएनए के अंदर जो है वो अरेंज हुई होती है, डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर। 5 कार्बन शुगर जिसको हम राइबोज भी कहते हैं, और उसके बाद उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। ये 3 चीजों से मिलकर तो हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंपोज हुआ होता है। अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स। अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो लाइफ में ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर 3 मेजर रोल जो है उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे कि वो ऐसे कौन से 3 मेजर रोल है जिनको वो परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास उनका रोल है रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड जो है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन वे से सेकेंड वे में। तो हमने ये पढ़ा होगा एटीपी अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडीपी अडीनोसिन डाइफॉस्फेट। ये हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये एटीपी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ये हमें एनर्जी देते ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। इस तरह एनर्जी के ये जो है बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो एनर्जी को गेन करती है। तो इस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हेल्प आउट करते हैं। सेकेंड वन केमिकल मैसेंजर, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर। तो हमारे पास साइक्लिक अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है हमारे पास, एक ऐसा हमारे पास जो है केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करता है। ये ऐसा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, साइक्लिक अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट। थर्ड वन जो है वो हमारे पास है कि ये कैसे न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम। तो हमारे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं NAD और FAD, तो ये हमारे पास जो है वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम्स के तौर पर। तो इधर तक जो है वो आपको समझ आई होगी कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, 3 सब्सटेंस से मिलकर वो बने होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। उसके बाद उनके 3 मेजर रोल है जो वो परफॉर्म करते हैं। रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि किस तरह वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं एज अ केमिकल मैसेंजर, और किस तरह वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम। तो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड्स है कि जो है वो बेसिक जो है वो रोल है कि वो क्या बेसिक रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो हमने अब आगे जो है अपने न्यूक्लियोटाइड्स को देख लिया है। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को, जो कि मैंने आपको भी बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, या तो ये लार्ज होते हैं या तो सिंगल
या फिर डबल स्ट्रैंड चेन इनकी होती है, जिनको हम कहते हैं चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट, यानी न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट की ही ये चेन होती है, या सिंगल फॉर्म में या डबल फॉर्म में। अगर हमारे पास ये सिंगल फॉर्म में हो, सिंगल स्ट्रैंड हो तो आरएनए, और अगर हमारे पास ये डबल स्ट्रैंड में हो तो डीएनए। ये न्यूक्लिक एसिड की दो हमारे पास टाइप्स आती हैं। अब डीएनए आपको पता ही है कि मेक अप क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जो है वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं और खुद को ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। डीएनए खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये जो है वो इंफॉर्मेशन को पास करता है। जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल भी हम इसको वो बोलते हैं, जो कि कैरेक्टर्स को जो है ये पास आउट करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद जो हमारे पास आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसका काम भी क्या है कि इसका ये काम है कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है बिटवीन द डीएनए एंड राइबोसोम। ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है आरएनए, और राइबोसोम से इंफॉर्मेशन लेता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का काम होता है ना सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। तो ये डीएनए से मैसेज लेता है जो इसको डीएनए ऑर्डर करता है, या फिर राइबोसोम जो इसको कहता है कि मुझे इतनी जो है वो ये काम चाहिए, मुझे इतनी प्रोटीन्स चाहिए, तो ये जो है उनकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है आरएनए। तो ये हमारे पास था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपना सेकंड पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सेकंड पोर्शन भी कवर कर लिया है। हमने अपने सेकंड पोर्शन में कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके बाद हमने एसिड, बेस एंड बफर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पीएच के बारे में पढ़ा, फिर हमने वो हमारा सारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे था। अब फिर हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया, जिसको हमने वन बाय वन अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस तरह डिटेल से स्टडी किया। हमारा फर्स्ट जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था वो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमने लिपिड्स को किया, फिर प्रोटीन्स को किया, फिर हमने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड को देखा। तो हमारा सेकंड पोर्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमने बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेक्चर्स जो है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह अब अपने जो है वो थर्ड पोर्शन की तरफ चलेंगे, और थर्ड पोर्शन जो है वो हमारा कवर होते ही हमारी जो है वो थर्ड पार्ट हमारा आउटलाइन का तकरीबन कवर हो जाएगा, और बहुत थोड़ा पोर्शन हमारा जो है वो रह जाएगा। फिर इंशाल्लाह ताला जब आपके फाइनल पेपर्स आपके आएंगे तो मैं आपके साथ पास पेपर शेयर करूंगी। ये हमारी आउटलाइन कवर होते ही हम अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ चलेंगे। वन बाय वन प्रैक्टिकल मैं आपको ऐसे ही बोर्ड पे समझाऊंगी किस तरह आपने कॉपी को रेडी करना है, किस तरह आपने अपनी कॉपी पे ऑथेंटिक मटेरियल लिखना है अपने प्रैक्टिकल रिलेटेड ही। ठीक है, हम प्रैक्टिकल्स की तरफ चलेंगे और इंशाल्लाह वो भी हम जो है बहुत अच्छे से जो है वो उन्हें देखेंगे। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, जो हमने सेकंड पोर्शन स्टार्ट किया है वो भी देखें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई मैसेज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करें, और जिसको समझ आ रही है वो भी मुझे मैसेज करें, ताकि मुझे पता चले कि कैसा जा रहा है लेक्चर, आपको किस हद तक जो है वो समझ आ रही है।